नमस्कार सभी को। मैं सुमन, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भूगोल पाठ 4 कृषि का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ही भारत कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण देश रहा है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर करती है। हालांकि अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो अब ये परसेंटेज 40 और 50 के बीच आ चुकी है। यानी कि जो हम पहले प्राचीन काल में जो हम बोलते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लोगों की जीविका का मुख्य साधन ही कृषि होती थी, आज वो थोड़ा सा बदल चुका है और आज ये कितनी परसेंटेज रह चुका है, 40 या 50% जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती हैं। खाद्यान्न मतलब खाने योग्य अन्न जैसे गेहूं, चावल इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि के द्वारा ही पैदा किया जाता है। क्या बच्चों आप बता सकते हैं कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम? आशा करती हूँ आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, फिर भी आप अपने जवाब स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये तो हुए कृषि पर आधारित उद्योग। इसके अलावा कुछ उत्पादों जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले, इनका भारत निर्यात भी करता है। निर्यात से समझते हैं ना आप कि अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचना। इस पाठ के अध्ययन के दौरान मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछती रहूँगी ताकि आप पाठ के अंदर इन्वॉल्व हो सकें और आपकी तैयारी भी परीक्षा के हिसाब से हो सके। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हुए भारत में कृषि के प्रकारों की चर्चा करते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन काल से आर्थिक क्रिया रही है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुए हैं। भारत में प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती, गहन जीवन निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती आदि अनेक कृषि के प्रकार रहे हैं। आइए उनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्णन करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का। यानी हमारा क्वेश्चन बना, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती हो कि उससे परिवार का पेट भर सके तो उसको प्रारंभिक जीविका खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है और इसमें आदिम कृषि औजार यानी कि पुराने जो समय में औजार इस्तेमाल किए जाते थे, लकड़ी का हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। परिवार और समुदाय के सदस्यों की मदद से ये खेती की जाती है और इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी विशेष स्थान की जलवायु के हिसाब से ही फसल का चुनाव किया जा सकता है। जीविका निर्वाह कृषि को कीर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं। कीर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। आप समझ भी गए होंगे, यानी कि किसान जमीन के ऊपर जो झाड़ियाँ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको जलाते हैं, फिर उसको साफ करके उसके ऊपर खेती करते हैं। और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, यानी कि जब लगातार 2 या 3 साल उस भूमि के ऊपर फसल उगाई जाती है तो भूमि के उपजाऊपन में कमी हो जाती है, तो ये किसान दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा इसी तरह से साफ करते हैं। इस प्रकार खेती करने के तरीके को कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसलिए पैदावार भी इसमें कम ही होती है। कर्तन दहन खेती को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और यहाँ पे आपके परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जैसे कि झूम खेती से आप क्या समझते हैं या झूम खेती किन राज्यों में की जाती है। तो झूम खेती एक तरह से कीर्तन दहन प्रणाली ही होती है। अगर राज्यों के नाम पूछे जाएं तो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो कीर्तन दहन प्रणाली होती है उसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। विदेशों की बात करें तो ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसोले, वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। ये सब किसके नाम हैं? कीर्तन दहन प्रणाली खेती के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। अब एक सवाल बच्चों आपके लिए, क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाते हैं? अब आप इस सवाल का जवाब सोचें और हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रकार है कृषि का गहन जीविका कृषि। जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और संघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसको गहन जीविका कृषि कहते हैं। इसमें अधिक उत्पादन के लिए जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है।
परंतु वर्तमान समय में गहन कृषि में कुछ समस्याएं आने लगी हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिससे जमीन का आकार कम होता जा रहा है, और छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार से लाभ भी कम होता है, जिसका कारण क्या हो रहा है, जो किसान पहले सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भर होते थे अब उनको रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। जिस खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, मक्का इत्यादि। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल होता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है, जैसे पंजाब हरियाणा में चावल जो है वाणिज्यिक की एक फसल है, जबकि ओडिशा में ये जीविका फसल है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में किस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि की जाती है। वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार रोपण कृषि भी होता है। रोपण कृषि क्या होता है कि जब किसी एक फसल को एक बड़े भूभाग पर उपजाया जाता है तो उसको रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की ज़रूरत होती है। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं या किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम बताएं। तो रोपण फसलें कौन सी हैं? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटक और तमिलनाडु, केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। रोपण कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार के विकसित माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये भी वाणिज्यिक फसल का ही एक रूप है जिसका मकसद क्या है? लाभ कमाना। अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए भारत में चर्चा करेंगे अलग अलग ऋतुओं की फसलों की। भारत में जैसे भौतिक विविधताओं और सांस्कृतिक में बहुलता है, वैसे ही कृषि पद्धति और ऋतुओं में भी देखने को मिलती हैं, यानी कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। भारत में मौसम के अनुसार फसलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले वर्णन करते हैं रबी की फसलों का। रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है और ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से जून के मध्य इन फसलों को काटा जाता है। और यहाँ पर आपका कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी की किन्हीं 2 फसलों के या रबी की फसलों के आप नाम बताएं, तो इसमें कुछ फसलों के नाम हैं जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। और ये कहाँ पर बोई जाती हैं? तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी की जो फसलें हैं मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। तो ये हुई हमारी रबी की फसलें। खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ की फसलें देश में विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन यानी कि जुलाई में इनकी बुआई की जाती है और इनकी कटाई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन। चावल के मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें औस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। जायद फसल का मौसम रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु के बीच में आता है। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह बढ़ने में 1 साल का समय लग जाता है। तो ये हुई हमारी जायद की फसलें जो कि रबी और खरीफ ऋतुओं के बीच में बोई जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलों की। भारत में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं।
भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। अब हम इनका विस्तृत वर्णन करेंगे एक एक फसल का। फसलों के वर्णन करने से पहले आप लोगों को बच्चों बता देते हैं कि एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरह से आता है कि किसी एक फसल की भौगोलिक परिस्थितियां या अक्षेत्र जिसमें वो उगाया जाता है उसका विस्तृत वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब जो फसलें आप लोगों को करवाई जाएंगी तो वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी करवाई जाएंगी कि एग्ज़ाम में एक फसल का विवरण आपके हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब बढ़ते हैं चावल की ओर। चावल भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न फसल है। यह एक खरीफ की फसल है और चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल की खेती के लिए ज़रूरी होता है उच्च तापमान, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। चावल कहाँ उगाया जाता है तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। अगर सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो चावल को कम क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी चावल की खेती की जाने लगी है। तो ये कैसे संभव हुआ है? क्योंकि इन क्षेत्रों में नहरों का विकास कर दिया गया है, यानी कि सिंचाई की सही रूप से व्यवस्था की गई है। तो ये तो हुई हमारी चावल की खेती। गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन में काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब वर्णन करते हैं मोटे अनाज का। भारत में उगने वाले मोटे अनाज में मुख्य रूप से हैं ज्वार, बाजरा और रागी। हालांकि ये मोटे अनाज हैं परंतु इनमें पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि रागी में लोहा, कैल्शियम और भूसी मिलती है। मोटे अनाज में ज्वार क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरी महत्वपूर्ण भारत की फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। इस फसल को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा भी मोटे अनाज में आता है और इसको बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी बाजरे की खेती की जाती है। रागी फसल लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। रागी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अगली फसल है मक्का। मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में होता है। यह एक खरीफ की फसल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्के की पैदावार अच्छी होती है। मक्के की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्के के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बिहार में इस फसल को रबी की ऋतु में यानी कि सर्दी की ऋतु में उगाया जाता है। खाद्यान्न फसलों के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं दालों की ओर। दालें भारत संसार में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे देश में ही इसका किया जाता है। शाकाहारी खानों में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। और कौन सी दालें भारत में उगाई जाती हैं तो अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि हर 2 फसल के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम चर्चा करेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, जैसे कि गन्ना। गन्ने की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु यानी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की ज़रूरत होती है और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की ज़रूरत होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता इसमें होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिलहन यानी कि जिनसे तेल निकालते हैं। 2014 में भारत संसार में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। और तिलहन की फसलें कौन सी होती हैं? जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन की फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाना बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ तेल के बीजों को साबुन, श्रृंगार के सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तिलहन की फसलों में मूंगफली एक महत्वपूर्ण फसल है और भारत में पैदा होने वाले तिलहनों में कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मूंगफली एक खरीफ की फसल है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी को रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि मैं पहले ही पाठ के आरंभ में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाय की फसल के लिए अच्छी होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ अपनी खास चाय के लिए मशहूर है और भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। चाय और कॉफ़ी भारत की पेय फसलों में आती हैं और ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है किसी एक पेय फसल के बारे में, यानी कि जो फसल पीने के काम में आती है। 2014 में भारत ने संसार की लगभग 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया था। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए संसार में जानी जाती है। भारत में सबसे पहले यमन से लाई गई अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को उगाया गया था। शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया जाता था और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अब पाठ के इस भाग को यहीं पर विराम देते हैं और बचे बिंदुओं की हम चर्चा अगले भाग में करेंगे। और आपके बुद्धि परीक्षण के लिए कुछ सवाल आपके लिए दिए गए हैं। आशा करती हूँ आप उनका सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।